हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 46th एपिसोड में। ठीक है, 46th एपिसोड में। ठीक है, तो अगेन फिर से एक लार्ज कैप कंपनी का एनालिसिस शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है, जो अभी अच्छा खासा करेक्शन में मिल रहा है स्टॉक, और अगेन स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर करूंगा आप सबों के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस इन द सेंस 5 इयर्स का विजन। ठीक है, और दिल में थोड़ी तसल्ली। ठीक है, कि हाँ, 1 साल में रिटर्न नहीं मिला, 2 साल में नहीं मिला, 5 साल के लिए बैठना है। ठीक है, इस व्यू पे शेयर का एनालिसिस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो। पिछले 2 वीडियोस HAL और IOCL मैंने शेयर किया है। एक्चुअली मेरे को ना वीडियोस बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो वो वीडियोस ना दोनों 30-30 मिनट के हो गए हैं। हो सकता है बहुत लोग नहीं देखे या फिर कुछ भी ऐसा, पर हाँ, मैंने उसमें डिटेल्ड एनालिसिस शेयर किया है। ठीक है, तो जब आप डिटेल्स में जाने लगोगे ना, ज़्यादा हर छोटी चीज़ को पकड़ने लगोगे, तो फिर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। पर हाँ, जो भी मैंने बताया वो मैं खुद देखता हूँ, खुद मैं उन सब चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना हलवा नहीं है, ट्रेडिंग भी बहुत मुश्किल है। पर हाँ, ट्रेडिंग में आप क्या है, अभी लोगे, एक दिन में काट लोगे, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट आ गया। स्विंग ट्रेडिंग में सप्ताह भर का, पर वीक का व्यू होता है कि हाँ, एक सप्ताह में स्टॉक 10% चलेगा, मैं बुक कर लूंगा। पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा टाइम दे के अच्छे से स्टॉक को एनालाइज करके ही लेना होता है, क्योंकि फिर वो हमारे पोर्टफोलियो की शान बढ़ा पाएगा कि नहीं बढ़ा पाएगा, ये देखना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, अगर हम अपना पोर्टफोलियो किसी अपने इन्वेस्टर दूसरे दोस्त को दिखाएं, तो वो ये ना बोले कि क्या कचरा पट्टी अपने डीमैट में भर के रखे हो। ठीक है, तो उस शान को, उसको, हाँ देखो मेरे पास रिलायंस है, HDFC है, ये है, वो है, तो अच्छे दाम पे लेना पड़ता है, अच्छे स्टॉक्स को लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अब वो टाइम आप खुद से सीखो या फिर मेरे वीडियोस देख के सीखो, कहीं से भी सीखो, पर हाँ, टाइम तो इन्वेस्टमेंट का सिलेक्शन करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो किसी भी शेयर का एनालिसिस शेयर करने से पहले मैं ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो स्किप करो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, और अगर नए हो तो प्लीज डू वॉच दिस। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा स्किप मत करो, आराम से देखो। ठीक है, ये आपको हर स्टॉक में काम आएंगे। ठीक है, तो पहला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, तो मतलब क्या, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे पता चलेगा, तो हम लोग देखेंगे स्टॉक का ROC अच्छा होना चाहिए, ROE अच्छा होना चाहिए, प्लस स्टॉक वैल्यूएशन पे सस्ता होना चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट मैंने इसमें नहीं डाला है। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ बार बार ये डालना। ठीक है, ये वीडियो बनाने के बाद ना फिर अपना इंट्राडे का एनालिसिस भी करना रहता है कल के लिए एंड ऑल, तो टाइम लग जाता है। ठीक है, दिमाग से उतर जाता है। पर हाँ, ROC ROE देखना है। ठीक है, स्टॉक का, प्लस स्टॉक सस्ता है कि नहीं, वैल्यूएशन वाइज ये भी देखना पड़ता है, प्लस स्टॉक के रिजर्व्स। ठीक है, असेट्स, ये सबसे पता चलता है। ठीक है, कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या फिर नहीं। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, अपने हाई से अच्छा खासा करेक्शन हुआ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जब हम दूसरे पॉइंट में गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मंथली सपोर्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, उसके बाद FII DII म्यूचुअल फंड बाइंग। ठीक है, FII DII की भी होल्डिंग देखेंगे। पांचवा है लार्ज कैप। फॉर लार्ज कैप इट स्टार्ट्स विद 25 to 30%। मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं कोई लार्ज कैप का स्टॉक डिसाइड करता हूँ कि मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो मार्केट कितना भी बुलिश क्यों ना हो, स्टॉक कितना भी बुलिश क्यों ना हो, मैं अपना पहला इन्वेस्टमेंट अमाउंट तभी डालूंगा जब स्टॉक 25 to 30% का करेक्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, ये मेरा लार्ज कैप के लिए है। उसके बाद हम लोग स्टॉक का हिस्ट्री भी देखेंगे कि नॉर्मल मार्केट में, अगेन, अभी मार्केट सिर्फ करेक्ट हो रहा है, क्रैश नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी जो निफ्टी में, जहां भी निफ्टी है 23,000 के आसपास, 22,800 का लो लगा है, मार्केट करेक्ट हुआ है, क्रैश नहीं हुआ है। ठीक है, तो मार्केट क्रैश हो गया है, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ये यूट्यूबर्स का सिर्फ थंबनेल होता है, आप लोगों को
बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि आप उनकी वीडियो को खोल के देखो। ठीक है, मार्केट अभी भी करेक्शन फेज में है। ठीक है, चलो तो हम लोग एक बार वो देखेंगे। तो हिस्ट्री में क्या देखेंगे कि अगर मार्केट नॉर्मल करेक्शन हो रहा है मार्केट में, जैसे अभी हो रहा है, तब स्टॉक कितना गिरता है। अगर मार्केट 10% करेक्ट होता है और स्टॉक 20% गिरता है, तो अभी मार्केट 10% करेक्टेड है, अगर स्टॉक 20% गिरा हुआ है, तो मैं क्या देखता हूँ कि नॉर्मल मार्केट करेक्शन में स्टॉक इतना गिरता है, तो अभी इतना गिरा हुआ है, ठीक है, मैं इसमें पहला इन्वेस्टमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे होता है। छठा पॉइंट है फॉर मिड कैप। ठीक है, फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विथ 35 to 40, मतलब अगर आप कोई मिड कैप का शेयर ले रहे हो, जैसे कॉनकॉर्ड है या फिर फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल कॉनकॉर्ड ही याद आ रहा है यार। ठीक है, चलो मिड कैप का कोई शेयर आप लेते हो, तो उसमें मेरा पहला इन्वेस्टमेंट फेडरल बैंक है, कमिंस है, बहुत सारे शेयर्स है, तो उसमें मेरा पहला इन्वेस्टमेंट कब जाएगा। उसमें मेरा पहला इन्वेस्टमेंट जाएगा जब स्टॉक 35 to 40% डाउन रहेगा अपने हाई से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिड कैप का स्टॉक 50% गिर जाता है, 50% तक गिरता है। तो अगर मैं 35 to 40% डाउन पे लूंगा, तभी तो जो इन्वेस्टमेंट का रूल है ना एवरेजिंग का, वो क्या है कि मेरे दाम से 15% नीचे जाएगा तो मैं लूंगा। तो 35-40% पे नीचे जब मैं लूंगा, तभी तो मेरे दाम से 15% नीचे आया, तो 50-55% के अप्रॉक्स में मैं फिर से एक बार उसको एवरेज डाउन करूंगा। ठीक है, स्मॉल कैप में वो परसेंटेज है 50%, मतलब क्या, स्मॉल कैप के शेयर 70 to 80% करेक्ट हो जाते हैं, तो मैं 50% पे पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा, वहां से 20% नीचे आया तो एक और इंस्टॉलमेंट डालूंगा। ठीक है, दूसरा, एवरेज डाउन करते टाइम मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। ठीक है, आप लोग को बोरिंग लग सकता है, पर सच है और सीखना पड़ेगा कि जब हम लोग एवरेज डाउन करते हैं, तो एवरेज डाउन करते टाइम भी उसका फंडामेंटल एनालिसिस एक बार चेक करना होगा। ठीक है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस एक बार चेक करना होगा कि क्या, जब मैंने इसे पहले लिया था और अब ले रहा हूं, तो क्या स्टॉक सेम प्राइस पे सेम फंडामेंटल्स के साथ, अभी प्राइस नीचे है तो क्या फंडामेंटल सेम है या फिर नहीं। अब एवरेज डाउन करते टाइम भी फंडामेंटल एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, उसका एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, मैं हर वीडियो में ये एग्जांपल शेयर करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ये एक प्राइम एग्जांपल है। देखो, स्टॉक मल्टी बैगर था, देखो 15 वाला 400। ठीक है, हायर हाई लगाते हुए ये जा रहा था। ठीक है, अब अभी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अभी जो मेरा थीसिस या फिर क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं पहला इन्वेस्टमेंट कब करूंगा, जब ये 186 पे होता। ठीक है, जब ये 186 पे होता तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट करता। ठीक है, अब वन मान लो मैंने 186 पे एक इन्वेस्टमेंट डाला। ठीक है, अब वहां से ये आगे पीछे होकर थोड़ा सा बाउंस आया। ठीक है, मेरे लिए, मैं बुक तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा था। अगर मैंने लिया होता, मैं नहीं लेता, अगर मतलब कोई जनरल रिटेलर लेता, तो क्या करता, यहाँ पे बुक नहीं करता 277 पे, क्यों, उसको लगता कि ये 400 के ऊपर जाएगा, 800, 1000, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो बुक नहीं करेगा। स्टॉक क्या हुआ, नीचे 2 रुपए पे आ गया। अब इससे क्या सीखने को मिला, जब मेरे प्राइस 186 से ये 15% 20% नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है, तो जब मैं इसको एवरेज डाउन करता, मैं अगर करता, तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल चेक करता। ठीक है, अगर मैं फंडामेंटल चेक कर रहा होता, तो मेरे को दिखता कि कंपनी निगेटिव में हो चुकी है, कंपनी लॉस मेकिंग है। ठीक है, कंपनी को लॉसेज हो रहे हैं, एसेट्स खत्म हो रहे हैं, बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं, कंपनी पे डेट बढ़ रहा है, तो मैं क्या करता, यहाँ पे एवरेज डाउन नहीं करता। ठीक है, मैं रुकता कि चलो 1-2 क्वार्टर देखते हैं क्या होता है, और 1-2 क्वार्टर के बाद देखो ये तो नीचे ही चला जाता, चढ़ गया। तो जब मेरे को एक बार भी रिजल्ट्स अच्छे दिखते ही नहीं, तो मैं इसको एवरेज डाउन करता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे होता है एवरेज डाउन के समय में, कहीं ऐसा ना हो कि 186 पे तो ये ठीक था, ऐसा ना हो कि दूसरा यस बैंक हम लोगों के हाथ में आ जाए। मतलब ये नहीं कह रहा कि रिलायंस इंडस्ट्री या फिर कोई शेयर आप अगर अच्छा लेते हो, जैसे ये एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, तो वो यस बैंक हो जाएगा, पर हाँ, हम लोगों को तो अपने तरफ से सेफ्टी रखना है। तो एवरेज करते टाइम भी आप एक बार एनालिसिस, फंडामेंटली एनालिसिस उसका करो, बहुत जरूरी है। अब अगेन, मैं जो शेयर करता हूँ मंथली सपोर्ट, वो देखो, वो होता है मंथली सपोर्ट पे हम लोग
एनालिसिस करते हैं। यस बैंक ऐसा शेयर जो कि यहाँ पे एकदम निगेटिव था, वो भी देखो मंथली सपोर्ट 175 का मंथली सपोर्ट था, देखो क्लोजिंग नहीं मिला और 175 से 278, मतलब यहाँ पे देखो आपको प्राइम एग्जांपल है कि मरा हुआ शेयर भी मंथली सपोर्ट से 67% का रिटर्न दे जाता है। आप बुक करो या ना करो वो आपके पे है, लेकिन मंथली सपोर्ट एक अच्छा जगह है किसी भी शेयर को बाई करने का, ठीक है। इसीलिए हम लोग मंथली सपोर्ट पे ही एनालिसिस, मेरी सारी एनालिसिस जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए होती है वो मंथली टाइम फ्रेम पे होती है, ठीक है। अब देख रहे हो मंथली सपोर्ट के आजू बाजू आया, वहां से 67% का रिटर्न मिला, ठीक है। यही सेम चार्ट, यही सेम काम एंजल वन में भी हुआ है। आप देखो एक मंथली सपोर्ट था, ठीक है। जब स्टॉक रिटेस्टिंग पे आया और आपने इसको मंथली सपोर्ट के आजू बाजू कहीं भी खरीदा 2000-2100 के जोन में, तो वहां से स्टॉक 71% का रिटर्न देके फिर अभी फ्लैट हुआ पड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको होता है चुल धरा रहता है कि हाँ मैं तो निकाल ही लूंगा। तो देखो भाई मंथली सपोर्ट पे अच्छे नीचे में मंथली सपोर्ट पे लोगे तो 71% का रिटर्न लगभग हर सारे स्टॉक में मिड कैप स्मॉल कैप में मिलता है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। इसीलिए नीचे में लो, मंथली सपोर्ट पे लो, अच्छा रिटर्न्स बनेगा, ठीक है। चलो मतलब ये नहीं कि 71 मिले तो बुक कर लो, ठीक है। फंडामेंटली अच्छा लोगे तो ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये था एवरेज डाउन का एक क्राइटेरिया कि आपको एवरेज डाउन करते समय भी चेक करना है। अब आते हैं अपने कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। फिलहाल इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं क्योंकि कंपनी का तो सबको पता है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, अगेन 16 लाख करोड़ का, ठीक है। मतलब इन्फोसिस ऐसी 8 कंपनियां इसमें आके समा जाए, ठीक है। 1217 का मार्केट प्राइस चल रहा है, 1609 का हाई है, स्टॉक पी 23 है, बुक वैल्यू 606 है, डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, आरओसी डिसेंट है 9 का, आरओई 9 का डिसेंट है, ठीक है। चलो ये सब तो मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ जादूगरी वाली चीज है। चलो एक बार पी रेशियो इसका देखते हैं, ठीक है। पी रेशियो 26 का है, ठीक है। मीडियन पी है 26, अभी पी है 28, मतलब क्या स्टॉक अपने नॉर्मल वैल्यूएशन से सस्ते पे ट्रेड कर रहा है, ये एक सबसे अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए, ठीक है। रिलायंस ऐसा शेयर आपको कम पे मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या है ना कि रिलायंस में लोग कहेंगे आपको, चार्ट देखो, ये रहा चार्ट, ठीक है। 1600 पे भी अरे फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये है वो है, 10 तरह की बातें होंगी, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन अच्छा स्टॉक होने का क्या फायदा जब आपको रिटर्न ना मिले, ठीक है। अच्छा स्टॉक होने का क्या ही फायदा अगर आपको वो रिटर्न बना के ना दे या फिर लेट रिटर्न मिले। तो मैं हाई पे क्यों ही खरीदूंगा, मैं नीचे क्यों नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो ये होता है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही नहीं उसको करेक्शन पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब तो हमने क्या देखा, मीडियन पी 26 का है, अभी चल रहा है 23.8, ठीक है। तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो स्टॉक डाउन है रिलायंस का, ठीक है। तो एक बार इससे पहले ना इसका बिजनेस मॉडल आप देखो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर रखा है, ये है इसका बिजनेस मॉडल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉलीमर बिजनेस में इनके 6-7 कंपनीज हैं, केमिकल एंड पॉलिस्टर में भी देखो 5 कंपनीज हैं, मीडिया में मनी कंट्रोल, कलर्स, नेटवर्क एटीन आजकल, ठीक है ये है। रिफाइनिंग पेट्रोलियम में देखो रिफ्रेश, रिलायंस एविएशन, रिलायंस गैस, ठीक है। ऑटो एलपीजी, क्विक मार्ट, ये सब है, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल में विमल, डीओ, इंश्योर, नीश, फलाना ढिमकाना, और ये है देखो आर्मर भी इन्हीं का है, ठीक है। इन स्टोर ब्रांड्स में पेटल्स, देसी किचन, ठीक है, आरंभ, एलवाईएफ सब है, ठीक है। स्टोर सर्विसेज में जियो मार्ट, ये स्मार्ट सर्विसेज, रिलायंस टिक्यूस, ये सब है, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज का आपको पता ही है, जियो टीवी, जियो मार्ट, एमवाई है, ठीक है। तो इतना डिवर्स है, लेकिन इन सारे डाइवर्सिफिकेशन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम का है, ठीक है। जो यहाँ सबसे छोटा में दिख रहा है ना, ये रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम, ये सबसे मेजर पार्ट है। मतलब रिलायंस का सब, अगर मान लो मेरे पास 10 बिजनेस है रिलायंस के पास, तो सबसे ज्यादा पैसा इनको पेट्रोलियम के बिजनेस से आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा इनको किससे आता है, पेट्रोलियम बिजनेस से आता है सबसे ज्यादा पैसा। और अभी देखो जब आप यहाँ देखोगे ना, तो पेट्रोलियम वाले सारे शेयर अभी डाउन है, एचपीसीएल डाउन, बीपीसीएल डाउन, आईओसीएल डाउन, रिलायंस इंडस्ट्री डाउन। तो मान लो इनका दूसरा बिजनेस अगर ठीक भी चल रहा है, जहां से, सॉरी,
जहां से मेजर प्रॉफिट्स आते हैं वो सेक्टर ही अभी डाउन चल रहा है। आईओसीएल में भी मतलब पूरे इस पेट्रोलियम सेक्टर में ही अभी फिलहाल थोड़ा स्लो डाउन है, ठीक है। तो एक अकेले के रिलायंस की प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज मैंने आईओसीएल में भी बोला कि ये अकेले एक आईओसीएल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस पूरे पेट्रोलियम सेक्टर की ही प्रॉब्लम है, जो पेट्रोल रिलेटेड, पेट्रोल डीजल रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोल डीजल बेचते हैं उनके साथ ही ये दिक्कत है, ठीक है। तो इस दिक्कत में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे को ठीक ठाक भाव पे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो लेने में ही भलाई है, बुद्धिमता है, ठीक है। इसको लिए अभी लेने के भाव पे बैठा है, ठीक है। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब इस कंपनी का देखने वाला नहीं है क्योंकि अच्छा ही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा पर हाँ ठीक ठाक रहेगा। देखो 38 39 फिर 43 हो गया अचानक से, ठीक है। 40 40 अचानक से 42 हो गया, तो एक दो क्वार्टर ऊपर नीचे होगा फिर ये ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ईपीएस 14 का था, उसके बाद 1370 का ईपीएस इसने पोस्ट किया, मतलब अपने हाई से आसपास ही ईपीएस भी अभी चल रहा था, ठीक है। फिर अगेन कहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेने के लिए ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये शेयर डूबा ना तो पूरा मार्केट ले गिरेगा। फिर से सुनो, अगर ये शेयर गिरा, इस अकेले कंपनी 16 लाख है ना, आप इनफी का मार्केट कैप एक बार देखो, यहाँ पे फंडामेंटली एनालिसिस उतना जरूरी नहीं पड़ेगा। देखो दो इन्फोसिस, मैंने उस समय मेरे को याद नहीं था, इन्फोसिस का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ है, वो मेरे को 2 लाख करोड़ लगा, ठीक है, सॉरी। तो दो इन्फोसिस इसमें आ जाएंगे, ठीक है। दो इन्फोसिस इसमें आ जाएंगे, टाटा पावर, ऐसी 16 कंपनियां इसमें आ जाएंगी। एचएएल जो कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आज मैंने वीडियो शेयर किया उसका, वैसी 8 कंपनीज आ जाएंगी इसमें। तो सोच लो कैसा बड़ा बड़ा कितना बड़ा मार्केट कैप है। तो अगर ये शेयर फ्लॉप होता है, ये शेयर डूब जाता है, तो समझो मार्केट, एफआईआई, डीआईआई, फलाना ढिमकाना सारों के पैसे को लेकर डूबेगा। तो ऐसे स्टॉक में मतलब सही है ये, ठीक है। ये एक मार्केट हेवी वेट है, ठीक है, और इंडिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी है और बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस फिलहाल करना पड़ेगा कि टेक्निकली कौन सा लेवल पे ये अच्छा है लेने के लिए। फिर भी मन के संतुष्टि के लिए जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो टोटल एसेट्स 160, 160, 175, एक एक आधी एसेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो एक और एफ आई आई डी आई बाइंग देखते हैं, प्रोमोटर 50 स्टेबल, एफ आई आई ने देखो बेचा है थोड़ा सा, डी आई एस ने उसको खरीद लिया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो, अगर एफ आई आई और डी आई एस दोनों बेचते और पब्लिक खरीद रही होती तो टेंशन होता, पर यहाँ क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स हो गया, एफ आई आई ने बेचा, डी आई एस ने खरीद लिया, तो मेजरली स्टेक बड़े लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो अगेन इसमें ज्यादा टेंशन, रिलायंस में मैं कहूंगा कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी फ्यूचर में अब अचानक ये डूब ही जाए तो भाई ऐसा मतलब इसका कोई गारंटी तो किसी कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है। पर हाँ फिलहाल के लिए और आने वाले 1 डेढ़ साल मतलब जब भी, नहीं ठीक है यार, 1 डेढ़ साल क्या ही है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। स्लो रिटर्न मिलेगा पर सेफ रिटर्न मिलेगा अगर आप नीचे में लेते हो तो, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है। अब एक बार इसका फंडम टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, मैंने चार्ट पे ड्रॉ करके रखा है, आप देखो, ये देखो, ये 1035 से 1273 गया, फिर से आया, फिर 1290, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर 1292 और फाइनली लास्ट में ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक 1600 तक गया है, स्टॉक रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट पे होल्ड नहीं किया है, ठीक है। अगेन रिटेस्ट पे स्टॉक ने मंथली सपोर्ट पे होल्ड नहीं किया है, पर एक चीज आप देखो, पहला बार जो रिटेस्टिंग हुआ ये कहाँ हुआ, 1 नवंबर के मंथ में हुआ था, ठीक है। उस नवंबर के मंथ के लो के नीचे, लो कितना है 1217, तो उस के लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है, मतलब क्या, क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी सपोर्ट नहीं टूटा है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे अभी भी सपोर्ट नहीं टूटा है। हम ये सपोर्ट कब टूटता हुआ मानेंगे, जब ये 1217 या फिर अब मानो 1217 के नीचे या 1200 के नीचे मंथली क्लोज आ जाएगी, तभी ये सपोर्ट टूटेगा, ठीक है। डेली वीकली में आवरली में जो भी हो, पर मंथली सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, नहीं टूटा है, ठीक है। हाँ सपोर्ट के नीचे ट्रेड जरूर कर रहा है, अच्छा खासा 3 महीना इसने ट्रेड किया है, पर हाँ मंथली सपोर्ट अभी मंथली बेसिस पे टूटा नहीं है, ठीक है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। बाकी मंथली सपोर्ट 1295 से 1277 के बीच में है। मैंने 1272 के आजू बाजू में इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डिस्क्लोजर मेरा, मैंने 1272 के रेंज में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। इसको मैंने ले रखा है, ठीक है। अब अब चूंकि यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक नीचे है सपोर्ट के,
तो एक बार इसका हिस्ट्री चेक करते हैं कि ये कितने कितने परसेंट का करेक्शन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 23%, ठीक है। फिर इस हाई से यहाँ से 22%, ठीक है। मतलब 23-20 ये कोविड था, उससे पहले भी वही होगा, कंपनी लार्ज कैप है, ज्यादा ज्यादा करेक्शन इसमें। एक बार देखो ये स्विंग को देखो, 28%, ठीक है। उस समय कंपनी हो सकता है मिड कैप की ही होगी 2018 में, मिड कैप नहीं, उस समय भी लार्ज कैप हुआ यार, ठीक है। मतलब हाँ 30% के आसपास आप मानो कि हाँ, पीछे का बहुत पीछे का हिस्ट्री देखोगे तो 30% का करेक्शन आया हुआ है। अभी स्टॉक कितना करेक्टेड है, अभी स्टॉक में करेक्शन है अपने टॉप से, अगर मान लो आप 1200 के राउंड लेवल पे ले लेते हो तो आप 24% डाउन पे लोगे, ठीक है। मैं 20% डाउन पे खरीदा हुआ हूँ 1275 पे, ठीक है। आप 24% डाउन पे लोगे, ठीक है। तो रिलायंस ऐसा कंपनी जिसका मार्केट कैप 16 लाख करोड़ है, तो वहां पे ये 5 नंबर पॉइंट फिट बैठता है। 25 से 30% डाउन अगर मेरे को मिलेगा तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा, ठीक है। उस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर फिट बैठता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इस कंपनी में ना अभी जो सिचुएशन चल रहा है, मैं थ्री वे में इन्वेस्टमेंट करूंगा, थ्री स्टैगर्ड वे में। मतलब क्या, मेरा पहले तो ये मेरे क्राइटेरिया पे बैठता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट डालूंगा, क्यों, क्योंकि ये 25% डाउन पे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सपोर्ट मेरे पास ये आता है, ठीक है। 25% डाउन पे मिलने के बाद मेरे पास, और अगर यहाँ से लोअर लो क्लोजिंग मिलती है तो 1109, मतलब 1100 का एक मंथली सपोर्ट फिर से है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लोअर लो क्लोजिंग मिली तो डेफिनेटली ये 1100 आएगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर से आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, हो सकता है क्लोजिंग देने के बाद भी ये ऊपर चला जाए, पर हाँ अगर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर ये 1200 के नीचे बंद होता है मंथली चार्ट पे, क्लोजिंग मिलती है, तो फिर डेफिनेटली ये 1100 की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा लेवल रहेगा लेने के लिए। तो अगर आप 25, तो यहाँ पे ये कितना करेक्ट रहेगा, 30% करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो अब ये आप पे है कि आप यहीं पे लोगे या फिर यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता कि ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो छूट जाएगा, यहीं से मुड़ जाएगा, ये सब प्योरली आपका डिसीजन है। पर अगर मेरे को लेना हो तो मैं एक इंस्टॉलमेंट ले चुका हूँ, ठीक है, 1270-75 पे। आप लोगे तो आपको कम पे मिल रहा है। दूसरा मैं बाइंग कब करूंगा, जब ये 1100 पे आएगा। और तीसरा बाइंग मैं कब करूंगा, अगर मार्केट के करेक्शन में भी 1000 के राउंड मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ रेजिस्टेंस था 2020 में, नीचे आया, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ मई 2021, जून 21, जुलाई 21 में, और फिर ब्रेकआउट आया, ठीक है। फिर उसी जगह रिटेस्ट पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर लिया, मतलब मल्टीपल टाइम्स इस जगह पे 1000 के जोन में सपोर्ट लिया है, 1000 से 990 का जोन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें 3 बार, और देखो ये अच्छा खासा डिमांड जोन है, ये पूरा जोन ही है डिमांड का, देख रहे हो, अच्छा खासा टाइम कितना, 2021 से 2023, 2 साल स्टॉक ने इस रेंज में गुजारा है, ठीक है। 1300 से लेके 1270 से लेके 900 के जोन में, ठीक है। तो अभी क्या है, रिलायंस है, नॉर्मली ये 25-30% से ज्यादा करेक्ट नहीं होता, 30% कहाँ होता है, 1100 के आसपास। अगर नहीं आया तो क्या करोगे, 35% डाउन पे भी अच्छा खासा करेक्शन पे ये अभी मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें थ्री स्टैगर्ड वे में आप बाई करो, एक लॉट यहाँ पे कर दो, एक लॉट 1100 के पास कर दो, एक लॉट 1000 के से लेकर 990 के आसपास में आप कर दो। फिर इसको 5 साल के लिए होल्ड करो, 20% के सीएजीआर के हिसाब से ये 5 साल में पैसे डबल करता है, ठीक है। 20% का सीएजीआर सबसे कम है, ठीक है। ये उससे ज्यादा, ये स्टॉक्स कैसे होते हैं ना, 2 साल 3 साल कुछ नहीं करेंगे, एक फिर चौथे साल में एक बार डायरेक्ट जो है 40% का रिटर्न, ठीक है। तो ऐसे होता है इन स्टॉक्स में, ठीक है। तो हाँ, और हाँ, इस स्टॉक को आप बीईएल, बीएचईएल या एचईएल की तरह मत सोचना कि लेते ही वो फट जाएगा, नहीं, टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक में हाथी है, धीरे धीरे चलता है, चीता नहीं है, हाथी है, धीरे धीरे चलता है। बाकी फंडामेंटल्स के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेवल्स मैंने बता दिए। एक बार यहाँ खरीद सकते हो, 1100 पे ले सकते हो, 1000 पे ले सकते हो, नहीं आपको पता है कि हाँ ये 1100 तो डेफिनेटली आएगा, तो 1100 पे कर दो, फिर 1000 पे और जम के कर दो, पैसे ही पैसे, ठीक है। तो ये रहेगा रिलायंस का एनालिसिस, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया हो ना,
तो यार लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट्स करो कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट कर दो मेरे को, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और हाँ, अपने चैनल पे पीछे आज के आज मैंने HAL IOCL का वीडियो पोस्ट किया है, ठीक है, ऐसे ही इससे भी ज़्यादा अच्छा से फंडामेंटल एनालिसिस किया, और पीछे भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप उसमें भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे शेयर्स हैं जिनका मैंने एनालिसिस कर रखा है, जिसमें एक्साइड है, उसके बाद डी-मार्ट है, हीरो मोटोकॉर्प है, कॉनकोर है, एंजल वन है, और भी बहुत सारे हैं, टाटा कंज्यूमर, एक्साइड। तो आप जाके उन वीडियोस को जरूर डू चेक दैट आउट वीडियोस, ठीक है, डू चेक आउट दोज वीडियोस, ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।